हाय दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेज में। मैं विकास, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा मनोविज्ञान। यह मेरी पहली क्लास है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप लोग को पसंद आएगा, ठीक है। हम आप लोग पूछेंगे सर हम मनोविज्ञान पढ़े ही क्यों, ठीक है। आइए मनोविज्ञान के महत्व के विषय में बताते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो शिक्षक संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वह राज्य लेवल की हों, केंद्र लेवल की हों, जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट, राजस्थान टेट, एमपी टेट इत्यादि, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न 10 से लेकर 30 से 35 प्रश्न आते हैं। ये तो आपका पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व इसका उस क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले लोग जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति रहते हैं उनको उनका इलाज करने के लिए मनोचिकित्सक के रूप में इस विषय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो इसके दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गए। एक क्षेत्र और आता है, जैसे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद आप एक अभिभावक के तौर पर या एक अच्छे दोस्त के तौर पर अपने बच्चों के अवगुण या गुण को जानकर उन्हें आप सफलता दिला सकते हैं या उनके समस्या का समाधान कर सकते हैं, या आप एक अच्छे सलाहकार बनकर आप किसी की सहायता कर सकते हैं। ये तो इसका एक साधारण सा महत्वपूर्ण है। आगे इसकी महत्वपूर्णता को जानने के लिए आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं विकास मनोविज्ञान आपको जीरो से पढ़ाऊँगा, एक क्रम से पढ़ाऊँगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, ठीक। आइए शुरू करते हैं मनोविज्ञान के विषय के रूप में। आखिर मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके जनक कौन हैं, इसके जननी कौन हैं, ठीक है। आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ एकदम। मेरा मानना है कि आपको मनोविज्ञान के रूप में कुछ नहीं पता है, जबकि जितने भी शिक्षक क्षेत्र से जुड़े होंगे जितने लोग, उनको इसके महत्व के विषय में पता होगा, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है साधारण सी भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में। जैसे हम मनोविज्ञान को समझने के लिए इसे दो शब्दों में तोड़ते हैं। मन, धन, विज्ञान, ठीक। अब आइए देखते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु या वस्तु को सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने को विज्ञान कहते हैं। ये समझ में आया आपको। उसके पहले कुछ नहीं करना है, उसके पहले मन जुड़ गया है, मन या मस्तिष्क। मन या मस्तिष्क किसके पास पाए जाते हैं? वह जीवित प्राणी जिसके अंतर्गत सोचने, समझने, चिंता करने की क्षमता होती है, उसके अंतर्गत मन या मस्तिष्क पाए जाते हैं। जैसे मानव हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गए इत्यादि सभी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, ठीक है। व्यवहार या मन, साधारण सी भाषा में मनोविज्ञान उसे कहते हैं। हम यहाँ पर मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे कि मनुष्य का अध्ययन कैसे किया जाता है, या उसका व्यवहार या उसका मन मस्तिष्क कैसे काम करता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम हर एग्जाम्पल जो उठाएंगे वह मनुष्य से संबंधित उठाएंगे, ठीक है। तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य के मस्तिष्क का या व्यवहार का सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। अध्ययन क्यों किया जाता है? उसमें उपस्थित गुण अवगुण को समझकर, जानकर उसका निदान करने के लिए हमें इसका अध्ययन करते हैं। साधारण सी भाषा में मनोविज्ञान की यही परिभाषा है। और जो मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। आप इसका अर्थ समझ गए। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मन, किसी भी प्राणी, मनुष्य के मन का अध्ययन करने को मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक। इसकी प्रकृति आपको समझ में आ गई। इसका मुख्य उद्देश्य है
मनुष्य के व्यवहार का, उसके मन का अध्ययन करना। एक फंडा, कॉन्सेप्ट क्लियर, मुख्य उद्देश्य मनुष्य के मन का अध्ययन करना। ठीक, अब आइए देखते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके उत्पादक कौन है, या जनक या जननी कौन है। ठीक, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र नामक विषय से होती है। किस विषय से? इसे क्रम से अध्ययन करने के लिए अपने सुविधा अनुसार हम चैप्टर वाइज बांट लेते हैं। ठीक है, आज इसका हम हेडिंग देते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मनोविज्ञान का अर्थ एवं उत्पत्ति, जनक एवं जननी। ठीक है तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान कहाँ से आया, किस विषय से इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं एक विषय है दर्शन शास्त्र। इसे अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं। ठीक है, आइए पहले समझ लेते हैं दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं। हमें और आपको यह पता है, हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे अंदर स्थित 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह 5 इंद्रियां कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। वह हमारी 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, पहले पे आँख है, दूसरा कान है, तीसरा नाक है, चौथा जीभ है, पांचवा त्वचा है। इनके सहायता से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ज्ञान नामक विषय वस्तु की प्राप्ति होती है। जैसे किसी भी व्यंजन का स्वाद हमें कैसे पता चलता है, वह हमारे जीभ के माध्यम से पता चलता है। किसी को हम कैसे देखकर पहचानते हैं, हम आँख के माध्यम से पहचानते हैं। कही हुई बातों को हम सुनकर कैसे अध्ययन करते हैं, कैसे उसका निवारण करते हैं, तो कान के माध्यम से। सुगंध का पता हमें नाक के माध्यम से चलता है, तो इसे हम ज्ञान कहते हैं। तो हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, यह 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है, इनके अलावा हमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात हमें सोच विचार चिंतन मनन के सहायता से या माध्यम से हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? या दर्शन शास्त्र में हम आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तत्व, आत्मा परमात्मा ब्रह्म तत्व का अध्ययन दर्शन शास्त्र में हम करते हैं। ठीक, और दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या है? इस विषय का उद्देश्य है आत्मा का मिलन हो परमात्मा से, आत्मा का मिलन हो परमात्मा से, मनुष्य का मिलन हो ईश्वर से। आत्मा का मिलन किससे हो? परमात्मा से। और ईश्वर का मिलन हो मनुष्य से। ठीक,
तो आप दर्शन शास्त्र का अर्थ जान गए, दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं वह जान गए, दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या है वह जान गए। आइए देखते हैं दर्शन शास्त्र की जनक कौन है तथा दर्शन शास्त्र आया कहाँ से। तो दर्शन शास्त्र के जो जनक हैं वो प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो हैं, जो यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सा संघर्ष किया है। इनकी जीवनी के विषय में थोड़ा सा पढ़ा हूँ। तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 427, मृत्यु 347 BC में हुआ है। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले इनका प्लेटो नामक दार्शनिक का जन्म होता है। ये अपने लाइफ में बहुत से संघर्ष किए हैं और इन्होंने एक एकानामस नामक विद्यालय की स्थापना की थी उस काल में। कौन सा कॉलेज? एकानामस विद्यालय की स्थापना की थी। इसी में एक इनका शिष्य था अरस्तु। कौन था? अरस्तु था। और मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेटो का जन्म यूनान में होता है, इस सन में होता है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है आइए देखते हैं। इनकी बुक है रिपब्लिक। यह इनकी 5वीं बुक है। प्लेटो ने बहुत सी किताब लिखी हैं जिसमें से इनकी 5 बुक जो होते हैं हुए हैं बहुत प्रसिद्धि हासिल की हैं। उसमें से इनकी 5वीं बुक थी रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि बालक की आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है उससे वैसे उसके रुचियों विचारों में अंतर आने लगता है। ये कौन कहा है? प्लेटो ने अपनी 5वीं पुस्तक रिपब्लिक में लिखी है। क्या लिखे थे? जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसके सोच विचार चिंतन मनन में अंतर आने लगता है। ये प्लेटो नामक दार्शनिक ने अपनी 5वीं पुस्तक रिपब्लिक में लिखी थी, ठीक है। तो इनका जो शिष्य था अरस्तु, वह भी यूनान का ही रहने वाला था। पहले यह दर्शन शास्त्री ही था, बाद में जब इसने मनोविज्ञान को अलग किया तब यह एक मनोवैज्ञानिक कहा जाने लगा। इनका शिष्य अरस्तु था, जिसका जन्म 322 जीवन काल 322 लेकर 384 BC में यूनान में इसका भी हुआ था जन्म। इसने प्लेटो द्वारा लिखी गई रिपब्लिक पुस्तक में जो एक लाइन लिखा गया था या लिखी गई थी कि जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे उसके चिंतन मनन सोच विचार में अंतर आने लगता है। उसने अरस्तु ने इस लाइन को देखी, उसने सोचा कि यह सही बात है। उसने इस बात को अध्ययन करना शुरू कर दिया तथा बालकों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो उसे लगा कि इसका अध्ययन अगर करना है, बालक का व्यवहार का अध्ययन करना है, उसके आत्मा का अध्ययन करना है, तो हम एक इसे अलग विषय के रूप में निकाल लेते हैं। कौन कहा? अरस्तु नामक मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया बालक का आत्मा का अध्ययन करने के लिए। ठीक, किसने किया? अरस्तु ने कहा। ये हम नहीं कहते हैं, आप कैसे मानेंगे? तो केलर नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी नामक पुस्तक में यह बात कही है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अरस्तु को है। कौन सा मनोवैज्ञानिक था? केलर नामक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी
केहलर नामक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी में, अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में उन्होंने कहते हैं कि सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था अरस्तु ने, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा गया। क्या कहा गया? जनक कहा गया। और जिस विषय से यह अलग हुई वह था दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा गया। क्या कहा गया? जननी कहा गया। ये किसने कहा है? ये केहलर नामक मनोवैज्ञानिक अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में लिखा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हर यूट्यूबर की यही चाह होती है कि आप उनको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। मेरी भी छोटी सी यही इच्छा है, कृपया आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, आज तो मनोविज्ञान का महत्व पढ़ लिए हम लोग, उसका अर्थ पढ़ लिए, इसका जनक कैसे हुआ, इसकी जननी कैसे हुई, ये पढ़ लिए। ठीक है, और जब मनोविज्ञान को अरस्तु ने अलग किया तब उसका नाम मनोविज्ञान नहीं था। उस समय इसका नाम अंतःकरण का विज्ञान था। क्या नाम था? अंतःकरण का नाम था। सबसे पहले मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तब उसका नाम अंतःकरण का विज्ञान नाम था। बाद में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। उस मनोवैज्ञानिक नाम था रुडोल्फ गोइकिल। उनकी पुस्तक 1590 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जिसका नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम? साइकोलॉजिया नाम था। और उस भी पुस्तक में इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके पहले मनोविज्ञान को अंतःकरण के नाम से जाना जाता था। यह साइकोलॉजी जो इनकी पुस्तक है, यह मनोविज्ञान की प्रथम ग्रंथ मानी जाती है तथा रुडोल्फ गोइकिल इसके प्रथम रचयिता माने जाते हैं। ठीक, इसके आगे आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित माहौल या वातावरण को अपने अंदर लाइए। ठीक है, किसी ने कहा है कि अपने नज़ारे को बदलिए, नज़रिया बदल जाता है। ठीक है, तो अगर जिस फील्ड में जाना है वैसे संबंधित हम सोचना शुरू कर दें तो हमारे शरीर भी जो होती है उसी तरह अपनी क्रिया करने लगती है। जैसा आपका स्वस्थ सोच होगी, जैसी आपकी मस्तिष्क होगी, वैसे आप उस फील्ड में सफलता पाएंगे या उस फील्ड में आप सोचना शुरू कर दीजिए अगर आपको जिस फील्ड में जाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यह मेरा पहला वीडियो है। आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं क्या त्रुटि है। कोई भी त्रुटि होगी मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं यह भरपूर प्रयास करूंगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ या बताया हुआ या समझाया हुआ आपको ज़रूर पसंद आए तथा आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है, इसके अलावा हर रविवार को मैं विकास एक दिल छू देने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ या सुनाऊँगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य यह है कि आपको एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणा मिले कि कैसे लोग हमारे सामने मिसाल खड़ा करते हैं या कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, मेरी इच्छा यही रहेगी कि आपके सफलता के लिए जो मुझसे होगा मैं वह सब करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखिए, आपको जैसा लगे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ठीक है, धन्यवाद।